सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल DSS फार्मा। गाइस आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मिलते हैं आज के जोश और जुनून एक उत्साह के साथ हमारी नई वीडियो में, जो कि है एरोमेटिसिटी एंड हकल रूल। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर जो है हकल रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। सेकेंड लेक्चर हम दे रहे हैं आज। तो पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था कि बेंजीन क्या होती है, उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, क्लासिफिकेशन क्या थे, इंट्रोडक्टरी जो भी पार्ट था वो हमने देखा था बेंजीन, और उसका नोमेनक्लेचर देखा था बेंजीन का। ठीक है, क्या जो है एविडेंसेस थे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या क्या थे बेंजीन की, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में देखते थे। रेजोनेंस क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कैलकुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेंजीन के। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी एंड हकल रूल कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, हकल रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। बात करें अगर एरोमेटिसिटी और हकल रूल, और दूसरा हम इसी वीडियो में देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या हो सकती है, क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं, उसके डेरिवेटिव जो भी है उसके क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। एरोमेटिसिटी और हकल रूल हम देखते हैं। तो एरोमेटिसिटी और हकल रूल, सबसे पहले एक प्राइमरी और बेसिक क्राइटेरिया समझ लीजिए एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी, इसका एक बेसिक क्राइटेरिया समझ लीजिए पहले कि बेसिक क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए, शुड बी प्लेनर। आपको वीडियो में दिख भी जाएगा फोटोज के माध्यम से। प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, जो भी हमारे बॉन्ड है या फिर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स उनका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तीसरा हमारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। और चौथा हमारा जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल हमारा जो है फॉलो करना चाहिए कंपाउंड। अगर ये सारे क्राइटेरियाज देखते हैं, ये सारे अगर क्राइटेरियाज इसमें प्रेजेंट है तो भी तभी हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा, तभी हमारा कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेगा, तभी हमारा कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी या उसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में हो गया। अब हम जो है जनरल बेसिक जो क्राइटेरियाज हैं उसको देखते हैं एक बार। देखिए, इन 1931 जर्मन साइंटिस्ट हकल साहब एक थे साइंटिस्ट, हमारे जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा, गिवन सर्टेन रूल फॉर डिफाइनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली हम बेंजीन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की बात करेंगे यहाँ पर। तो हकल जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1931 में इन्होंने बताया, इन्होंने डिफाइन किया कि एरोमेटिसिटी क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और क्या मतलब इसकी क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, सारी चीजें उन्होंने बताई। In order to be aromatic, a compound must be fulfill the following criteria कि the molecules और ions must be planar। molecules और ions क्या होना चाहिए, हमारा planar होना चाहिए। planar का मतलब होता है lie in a plane। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है, तो ये देखिए ये प्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन, एक इस तरह का एक पेज है, पेज में ही हमने बना दिया और एक ही प्लेन में ये लाई कर दिया। मतलब कि क्या होता है, लाई इन आ सिंगल या प्लेन, किसी भी प्लेन में लाई करना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी ये चीज है, ये पॉइंट कह रहा है। दे शुड बी हैव अ साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, इस तरह से डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी जो डीलोकलाइजेशन हो वो अबव और बिलो बराबर होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पर जो n होता है वो क्या होना चाहिए, 1 2 3 इस फॉर्म में होना चाहिए। n जो हमारा है इस फॉर्म में होना चाहिए, ना कि इस फॉर्म में होना चाहिए। n हमेशा 1 2 3 के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि हाफ 1/2 3/4 2/3 इस तरह से अगर है तो वो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, प्रॉपर उसको हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड should encompasses all the carbon atom of the cyclic system।
जो भी हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला जो रूल होता है वो साइक्लिक होना चाहिए। क्राइटेरिया जो इसकी है कि जो भी हमारा जो क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी का है वो पहला उसका ये है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, और हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो करना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरियाज हमारी एरोमेटिसिटी और हकल रूल। सिर्फ फिंगर टिप्स पे अगर याद करना है आपको तो फिंगर टिप्स पे इस तरह से याद कर लें। सबसे पहला कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, उसके ऊपर कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। बस इतना अगर आपको याद है, इतना अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं, दैट इज वाई कि आपका जो एग्जाम क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, फुलफिल है, उसका जो मटेरियल है वो फुलफिल आप करके आ रहे हैं और मार्क्स आपको आसानी से गेन करने में हेल्प मिलेगी। तो जो भी आप याद करें उसको जो है फिंगर टिप्स पे याद करिए ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए चीजें। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो दिस रूल ऑल्सो नोन एज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई रूल, या फिर इसको हम हक्कल रूल भी बोलते हैं। इसी को हक्कल रूल बोलते हैं, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये इसकी बात हमने करी। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे हम देखें। मान लीजिए एक हमने एग्जांपल लिया इसका, 4 कार्बन की रिंग ली इस तरह से। अब इसको बताना कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहला क्या देखना कि कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ भैया साइक्लिक है। कंपाउंड कॉन्जुगेशन है, हाँ भैया कॉन्जुगेशन है। कैसे देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये सब चीजें जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि है। अब आते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल देखते हैं। एन हमारा एन इन द सेंस कि पाई इलेक्ट्रॉन है तो एन हमारा कितने में होना है, 1 2 3 4 है ना। n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे कितने, सॉरी वो गलत बता दिया। पाई इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2 अगर बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 इज इक्वल टू 4, 4n इज इक्वल टू 4 - 2, और n इज इक्वल टू 2/4, n इज इक्वल टू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसी के पैरेलल में थोड़ा सा हम और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि चूंकि हम बेंजीन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का एग्जांपल हम देखेंगे। इस तरह से बेंजीन है, देखिए ये हमने बेंजीन बना दी। ठीक है, ये इस तरह से हमने बेंजीन बना दी इसमें। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लिक नेचर में है, तो आप कहेंगे ठीक है सर साइक्लिक नेचर में है। कॉन्जुगेशन है, आप बोलेंगे हाँ सर कॉन्जुगेशन है। डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन है। प्लेनर है, ये भी है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं। देखिए 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 6 - 2, n इज इक्वल टू 4/4, n इज इक्वल टू 1। यस, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि बेंजीन जो हमारा होता है, साबित हो गया है कि बेंजीन जो हमारा होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आई होप यहाँ तक आपको एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको जो है और न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक, ठीक है, एक आपको न्यूमेरिकल और करा के देखते हैं। मान लीजिए 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये, इसको हम जनरली फ्यूरॉन बोलते हैं, इस तरह से ये है। इसको देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें साइक्लिक है तो साइक्लिक नेचर वो है, देखिए साइक्लिक है, हाँ पूरी कंप्लीट साइकिल बनी हुई तो साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन भी है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ये भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से भी हो सकता है, ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ सीधे बढ़ते हैं।
2 डबल बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है इसमें, इस कंपाउंड में। देखिए 2 डबल बॉन्ड एक लोन पेयर है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर का मतलब है 1 2, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। देखिए 4n + 2 = 6, 4n = 6 - 2, 4n = 4, n = 4/4, n = 1। हमने आपसे बताया था कि 1 2 3 4 नंबर में आना चाहिए, तो इसका मतलब कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। यस, कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है। आई होप यहां तक आपको जो है बात हमारी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ या स्ट्रक्चर जो बेंजीन है उसकी जो रिएक्शंस, क्या क्या रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हो सकती हैं, हम अब उसकी बात करेंगे। देखिए तो हमारी जो बेंजीन है वो बेसिकली, बेंजीन जो हमारी है, एक सेकंड प्लीज। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की कौन क्या क्या बेंजीन हमारी रिएक्शन दे सकती हैं उसकी हम बात करेंगे, और फिर फर्दर हम उसके अंदर क्या उसका और डिवीजन हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो जो हमारे बेंजीन है, आपने सेकंड सेमेस्टर बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन जो है, बेंजीन हमारी जो है वो एक तो एडिशन रिएक्शन देती है। क्या देती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ये हमारी बेंजीन जो हमारी होती है वो इस तरह की एडिशन रिएक्शन देती है। लेकिन ये हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं वो केवल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारी बेंजीन है, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद ये हमारी जो रिएक्शन है वो हमें रिएक्शन ही मिल जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम फर्दर पढ़ते हैं, एक एक करके सारी रिएक्शन को एक एक पढ़ते हैं कि क्या आखिर में होता है। सो हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन। अब हम आपको कंपाइल करके भी दे देंगे, इस तरह से भी आपको बता देंगे, इस तरह से भी सारी रिएक्शन जो है एक जगह हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले आप लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा सा पढ़िए, ब्रीफली थोड़ा सा पढ़िए। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हमारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमारी देखिए, नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं। देखिए बेंजीन हमारी है, हमने यहाँ पे क्या किया, HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं। फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो नाइट्रोबेंजीन मिल करके और हमारा वाटर बाहर हो जाता है। आखिर ये कैसे हुआ, ये जो हमारा पार्ट है इसको देखिए, HNO3 हमारा जो ब्रेक होगा वो NO2 कैसे बना जाके, देखिए HNO3 हमारा ब्रेक होगा H+NO3 माइनस में, H+NO3 माइनस में, है ना। लेकिन हमको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हमारी रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन हो रही है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये जो हमारा है, जब इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो OH माइनस प्लस NO2 प्लस में, NO2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एज अ बेस काम करता है। इसके साथ में जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ये जो हमारा है, ये हमारा H2O बाहर निकल जाता है और NO2 प्लस जो हमारा है वो जुड़ जाता है। इस तरह से हमारी रिएक्शन जो होती है वो होती है, नाइट्रोबेंजीन हमें मिलता है और वाटर हमारा बाहर हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में होगा। अगला जो पार्ट है वो हमारा सल्फोनेशन है। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह से H+SO3 में जो है कन्वर्ट होकर के हमको जो है सल्फोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेलोजनेशन है। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जो है उसका हमारा क्लीवेज होता है, क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट होकर के एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल करके H और Cl, ये इसका H और जो ये Cl है, ये मिलकर के HCl बाहर निकाल देता, और एक जो Cl बचा है वो हमारा यहाँ पे
ऐड हो जाता है। अगला हमारा जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, माने कि एल्काइल रिएक्शन, एल्काइल जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। देखिए इस तरह से CH3I, तो ये क्या होता है CH3 प्लस I माइनस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोरेट के प्रेजेंस में, ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, और फिर हमको क्या देता है टॉल्यून मिल जाती है, यानी कि मिथाइल बेंजीन मिल जाती है। इस तरह से एक क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मिथाइल बेंजीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर हो जाता है। इसी तरीके से असाइलेशन होता है, क्लोराइड असाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो वो हमारा कुछ इस तरह से ब्रेक होता है COCl में। यहाँ पे एक H निकल के यहाँ पे Cl उठ करके ये बाहर निकल जाता है, और जो CH3CO जो हमारा प्लस में है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऐड हो जाता है, और इसी को हम जो है क्या बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये एसाइल बेंजीन हमको दे देता है, और यह इस तरह से HCl हमारा बाहर हो जाता है। अगर हम इसको कंपाइलेशन के फॉर्म में देखें, अगर हम इसकी बात करें कि कंपाइलेशन फॉर्म में देखें कि कंपाइल करके अगर हम इसकी बात करें तो वो किस तरह से होता है। देखिए बेंजीन की रिएक्शन हम नाइट्रेशन से कराएंगे, सीधा नाइट्रोबेंजीन मिल गया, H2 बड़ा। अगर हेलोजनेशन कराएंगे तो क्लोरीन और CH3Cl क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा Cl और HCl बाहर हो जाता है। अगर सल्फोनेशन कराएंगे H2SO4 डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस में तो SO3H और वाटर बाहर निकल जाता है। एल्काइलेशन कराएंगे तो मिथाइल बेंजीन मिल जाता है, या फिर टॉल्यून मिल जाता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर हो जाता है। एसाइलेशन कराएंगे तो एसाइल बेंजीन मिलती है और हमारे जो है HCl बाहर हो जाता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी जो न्यू वीडियोस हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।